सेक्शन 127 ये कहता है कि जहां मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई भी वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। मतलब यहाँ गारंटी जो दी है गारंटर ने, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, प्रतिभू श्योरिटी कह रहे हैं, इस गारंटर को गारंटी देने के लिए अलग से कोई कंसिडरेशन या प्रतिफल देने की जरूरत नहीं है। जो कंसिडरेशन क्रेडिटर के द्वारा डेटर को दिया जा रहा है वो ही कंसिडरेशन माना जाएगा इसके लिए, श्योरिटी के लिए। तो इसके लिए अलग से किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, ये कहता है सेक्शन 127। सेक्शन 128 जो है वो ये कहता है श्योरिटी की लायबिलिटी या दायित्व क्या होगा। तो वो जिसके लिए गारंटर बना है यानी डेटर, उसकी जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी या लायबिलिटी किसकी मानी जाएगी, श्योरिटी की मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एंटर होते हैं इसमें गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट में, और 5 लाख रुपए लोन के हैं जो कि डेटर ने लिए हैं, तो श्योरिटी जिम्मेदारी ले रहा है इस बात की कि अगर पैसा का भुगतान 5 लाख रुपए का भुगतान डेटर ने क्रेडिटर को नहीं किया तो वो करेगा। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी है, उतनी लायबिलिटी जिसमें कि जितनी की जिम्मेदारी डेटर की है। लेकिन अगर किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में इस लायबिलिटी को कम करना चाहता है, मान लीजिए लोन तो लिया है 5 लाख रुपए का, लेकिन श्योरिटी कहता है कि मैं तो 2.5 लाख तक की ही गारंटी ले सकता हूं, तो जितनी उसने कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी ली है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा लिमिटेड कर सकता है। तो यहाँ लिखा है कि उसका दायित्व कितना होगा, मूल ऋणी के दायित्व के समतीर्ण समविस्तीर्ण, समविस्तीर्ण को एक्सटेंसिव मतलब उसके बराबर, जितना पीडी का लायबिलिटी है या दायित्व है उतना का उतना श्योरिटी का है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई अलग बात कही गई है तो वहां पर ये लायबिलिटी नहीं होगी। चलत प्रत्याभूति सेक्शन 129 में बताया गया है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कि वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो चलत प्रत्याभूति कहलाती है। गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया, बल्कि सीरीज है वहां पर, वन बाय वन। जैसे मान लीजिए कि आप प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखे हैं और आप बुक सेलर जो है कमल बुक डिपो, उसके साथ प्रज्ञा इंस्टीट्यूट का टाई अप है, और हमने उनको कह रखा है कि भाई 6 महीने हमारे यहाँ कोर्स करेंगे, तो इस बीच जो जो किताबें ये लेंगे उनको ये आप क्रेडिट पर दे दीजिएगा। तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम गारंटर बन रहे हैं कि आपका पैसा आ जाएगा, आप उन्हें क्रेडिट पर दे दीजिएगा। यहाँ पर आप एक किताब ले रहे हो या 10 किताब ले रहे हो, वन बाय वन बैक टू बैक आप जब बुक्स लेते हैं तो किसी हमने एक पर्टिकुलर बुक की गारंटी नहीं ली, उसके पेमेंट की गारंटी नहीं ली, बल्कि हमने 6 महीने में आप जब जब किताबें लेंगे उस बात की गारंटी यहाँ पर हमने दी है। तो श्योरिटी अगर किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, मोर देन वन ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी लेता है, एक से ज्यादा संव्यवहारों के लिए गारंटर बनता है, तो वो कहलाता है कंटिन्यूइंग गारंटी या चलत प्रत्याभूति। इस चलत प्रत्याभूति यानी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में 130 में बताया गया है कि इसको रिवोक कभी भी किया जा सकता है। जो श्योरिटी होता है, चाहे उसने अभी जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा 6 महीने के लिए गारंटी ली, लेकिन 2 महीने बाद ही हम अपनी इस गारंटी को वापस लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसको सूचित करना होगा, लेनदार को सूचित करना होगा। 131 में आपको बताया गया है कि कंटिन्यूइंग गारंटी के खत्म होने का एक और तरीका होता है कि अगर की श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है। 132 में आपको बताया गया है कि प्रथमतः दायी दो व्यक्तियों के दायित्व या उनके बीच के ठहराव का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उनमें से एक के व्यतिक्रम पर दूसरा प्रतिभू होगा। Liability of two persons primarily liable, not affected by arrangement between them, that one shall be surety on others default। देखिए, दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट
इन बिटवीन भी कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि ए और बी कोई लोन लेते हैं सी नाम के व्यक्ति से, ठीक है। अब इन ए और बी के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका आपस में डिसीजन एग्रीमेंट क्या हो रखा है कि पैसा जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, यानी जो डेटर है, वो एक्चुअली ए है। 5 लाख रुपए कौन लोन ले रहा है, ए ले रहा है। लेकिन ये दोनों मिलके, ए और बी मिलके प्रॉमिस कर रहे हैं सी को, क्रेडिटर को, कि हम आपको मिलके ये पैसा पे करेंगे। जिम्मेदारी दोनों ने ली है। अब इनका आपस में ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि एक पैसा ले रहा है, दूसरा तो केवल गारंटर बन रहा है एक्चुअली। तो क्रेडिटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जबकि दो व्यक्ति किसी दायित्व को अपने ऊपर लेने की तृतीय व्यक्ति से संविदा करते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ भी ये संविदा करते हैं कि एक के व्यतिक्रम पर ही दूसरा दायी होगा। मतलब ए नहीं चुकाएगा तो बी की लायबिलिटी होगी। मतलब प्रिंसिपल डेटर ए हुआ, जिस संविदा का वह तृतीय पक्षकार नहीं है। अब ये दोनों ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में तीसरे व्यक्ति सी का, क्रेडिटर का लेना देना नहीं है। तब ऐसे दोनों व्यक्तियों में से हरेक के उस तृतीय व्यक्ति के प्रति प्रथम संविदा के अधीन दायित्व पर उस दूसरी संविदा के अस्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे सी के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पड़ेगा। यद्यपि उस तृतीय व्यक्ति को उसके अस्तित्व की जानकारी रही हो, थर्ड पार्टी को उसकी नॉलेज है कि भाई इन दोनों में से कौन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जॉइंटली दोनों की लायबिलिटी है। और आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं कि जहां पर संयुक्त रूप से एक से ज्यादा व्यक्ति कोई लोन लेते हैं और एक ने नहीं चुकाया तो दूसरे के ऊपर वाद दायर किया जा सकेगा। 133 आपको ये बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में प्रिंसिपल और प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने कोई चेंज कर लिया, और ये चेंज श्योरिटी की कंसेंट के बिना किया है, तो उस सिचुएशन में जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, उस सिचुएशन में श्योरिटी अपने दायित्व से आजाद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की गारंटी लेते हैं कि ये बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, फिडिलिटी की जिम्मेदारी ले रहे हो, वो काम अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसकी 80,000 रुपए सैलरी निर्धारित हुई है, उसका वर्कलोड डिसाइड हुआ है। बैंक के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो जॉब करेगा। लेटर ऑन बैंक और उस बैंक मैनेजर जो जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉई जिसकी आपने गारंटी दी, उनके बीच में टर्म्स चेंज हो जाती हैं, जिसके अनुसार बैंक मैनेजर जो है वो ओडी लिमिट्स जो बैंक के द्वारा होंगी उनकी लायबिलिटी भी अपने ऊपर लेगा। यानी किसी प्रकार का बैंक का अगर कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान को भी वो बेयर करेगा, उसके बदले उसकी तनख्वाह को बढ़ाया गया है। तो यहाँ इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में, जॉब की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज किया, जिसके बारे में उन्होंने श्योरिटी को कुछ नहीं बताया। और इन फ्यूचर बैंक को किसी प्रकार का नुकसान हुआ, एम्बेजलमेंट कर दिया, किसने, गबन कर लिया उस बैंक मैनेजर ने, तो बैंक मैनेजर की गलती के लिए आपको बोला जाता है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज माना जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई हैं, जिसके बारे में कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी गई, श्योरिटी को ना उसकी कंसेंट ली गई। तो 133 कहता है कि लायबिलिटी इसकी समाप्त मानी जाएगी।